हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की उपभोग प्रवृत्ति की और बचत प्रवृत्ति की, जिसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम समझा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्वों की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि उपभोग प्रवृत्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। उपभोग प्रवृत्ति कम होगी या ज़्यादा होगी, ये मेनली डिपेंड करता है दो तरह के तत्वों के ऊपर। एक है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं भावगत तत्व, और दूसरा है वस्तुगत तत्व, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सब्जेक्टिव फैक्टर्स। भावगत तत्व वो तत्व होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जिनका जो रिलेशन है, जिनका संबंध है जो ह्यूमन बीइंग है उसकी साइकोलॉजी से या साइकोलॉजिकल फीचर्स से या उनके रीति रिवाजों से। इन तत्वों के द्वारा ये निर्धारित होता है कि मनुष्य या जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो कौन सी स्थितियों में उपभोग कम करेंगी या बचत ज़्यादा करेंगी, और यही तत्व जो हैं वो हमारे जो कंजम्पशन फंक्शन है या उपभोग वक्र हैं उसकी स्थिति और ढलान को निर्धारित करते हैं। तो भावगत तत्वों को दो भागों में डिस्कस करेंगे हम। एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, एक व्यक्तिगत तत्व, और दूसरे हैं व्यावसायिक तत्व या बिजनेस फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, मतलब एक व्यक्ति के उपभोग और बचत को प्रभावित करने वाले तत्व जो एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन और सेविंग को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है फॉर साइटेडनेस, दूरदर्शिता। वी ऑल नो कि जो फ्यूचर है या भविष्य है वो अनिश्चित है, और जो मनुष्य दूर की सोचता है, दूरदर्शी होगा, वो फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर में होने वाली जो नीड्स हैं उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा के रखते हैं, और प्रेजेंट में जो खर्चा या उपभोग वे कम करते हैं। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा दूरदर्शी होगा प्रेजेंट में कंजम्पशन कम करेगा और जो बचाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या आर्थिक स्वतंत्रता। कुछ व्यक्ति इसलिए भी पैसा कम खर्च करते हैं और बचाते ज़्यादा हैं ताकि वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहें और किसी पर उनको निर्भर ना रहना पड़े। थर्ड वन इज़ एनलार्ज इनकम इन फ्यूचर, भविष्य में अधिक आय। कुछ लोग इसलिए भी पैसा अधिक बचाते हैं और खर्चा कम करते हैं ताकि वो पैसा जो उन्होंने बचाया हुआ पैसा सेविंग है उनको प्रॉपरली अच्छी जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इसलिए भी प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी एमपीसी या उपभोग प्रवृत्ति में कमी की टेंडेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल मोटिव, व्यवसायिक उद्देश्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो अगर आपने बिजनेस शुरू करना है इसलिए भी लोग पैसा जमा ज़्यादा करते हैं और उपभोग कम करते हैं ताकि उस बचाए हुए पैसे से जो भी उन्होंने उनका डिज़ायर्ड बिजनेस है या बिजनेस मोटिव है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट है बिक्वीथिंग अ फॉर्चून, उत्तराधिकार में संपत्ति सौंपना। आपको पता है हमारे इंडिया में तो उत्तराधिकार का नियम है। फादर अपने या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं कि वो ताकि उनके बच्चे चैन सुकून से ज़िंदगी जी सकें। तो अगर व्यक्ति में ये इच्छा है कि मान लो वो अपने उत्तराधिकार में अपनी संतान को, अपनी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर छोड़ के जाए, इसलिए भी वो प्रेजेंट में धन ज़्यादा बचाते हैं और खर्च कम करते हैं। नेक्स्ट है मिजरलीनेस, कंजूसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए उनकी कंजूसी की वजह से उनकी जो बचत ज़्यादा हो जाती है और उनका खर्चा कम रह जाता है। नेक्स्ट है स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज में स्थान। कुछ लोग, आप पता है आजकल के समाज में क्या है, धन, जिसके पास धन ज़्यादा है उसका ही समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान होता है। तो अगर कुछ लोगों की ऐसी इच्छा है कि उनका भी समाज में स्टेटस बने या स्थान बने, तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भी लोग धन बचाते ज़्यादा हैं और उपभोग व्यय या खर्चा कम करते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कभी भी फैमिली में कोई भी दिक्कत आ सकती है, किसी की नौकरी जा सकती है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए सावधानी रखते हुए भी या फ्यूचर में होने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र भी कुछ व्यक्ति बचाते हैं ताकि वो पैसा फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने में काम आ सके, इसलिए खर्चा कम करते हैं और बचाते ज़्यादा हैं। तो ये तो थे फैक्टर एक इंडिविजुअल लेवल के बेस पे कि जब लोग बचाएंगे पैसा ज़्यादा और खर्चा कम करेंगे। ये बातें निम्न जो फैक्टर्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिजनेस फैक्टर्स की, जो एक व्यवसायिक क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि
क्यों एक व्यवसायिक क्षेत्र के जो लोग हैं बचत ज़्यादा करते हैं या उपभोग कम क्यों करते हैं, इसके रीजंस। सबसे पहला रीज़न या पहला फैक्टर हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना या बिजनेस का व्यापार का विस्तार करना। तो कोई बिजनेसमैन जितना मान लो उसका भी छोटे लेवल का बिजनेस है और वो उसको बढ़ाना चाहता है, मान लो उसके पास अभी मान लो 10 मशीनें हैं, वो उसको बढ़ा के 15 करना चाहता है या कुछ भी, तो जितना ज़्यादा उसका बिजनेस को एक्सपैंड करने का इच्छा है या मोटिव है तो वो बचाएगा पैसा ज़्यादा और खर्चा कम करेगा। नेक्स्ट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान। तरलता अधिमान का मतलब होता है कि लिक्विडिटी मतलब मनी, कैश फॉर्म में मनी जिसको बोल देते हैं, कि कुछ लोग तरलता को अधिमान देते हैं, अपने पास नकदी रूप में रखना पैसा पसंद करते हैं। अब यहाँ बिजनेसमैन की बात है तो बिजनेसमैन भी फ्यूचर में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए अपने पास धन को नगद रूप में रखना पसंद करेगा, ताकि कभी भी कोई फ्यूचर में दिक्कत आए तो वो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सके, इसलिए भी खर्चा कम करते हैं और पैसा बचाते ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रूडेंस या वित्तीय विवेक। अब क्योंकि पता है बिजनेसमैन है, मशीनरी से काम होना है, मशीनरी कब चलते चलते टूट जाए या कब मशीनरी में घिसावट हो जाए या कब मशीनरी प्रचलन से बाहर हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए भी एक मतलब एक वित्तीय विवेक या हम कहें एक अपने विवेक से ही वो पैसा बचा कर रखते हैं और उपभोग कम करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और जो बिजनेसमैन पुरानी टेक्निक्स ही यूज़ कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है उसके जो प्रोडक्शन की डिमांड कम हो जाए, इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो मॉडर्न टेक्निक के साथ अपने आप को बैलेंस बना के चले, कि उसके अगर मान लो कंपटीटर न्यू टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नई टेक्निक अपनाए। तो इस तरह से मान लो नई मशीनें लगानी है, मैकेनाइजेशन करना है, तो इसके लिए भी उसको पैसा बचाना पड़ेगा, इसलिए वो बचत ज़्यादा करेंगे और कंजम्पशन या उपभोग व्यय कम करेंगे। नेक्स्ट है सक्सेसफुल मैनेजमेंट। एक सफल प्रबंधक वो होता है जो अपने किसी भी बिजनेस के जो से रिलेटेड जो संकट है, कोई क्राइसिस आ गया, उसका सामना आसानी से कर सके, और उसके लिए उसके पास ज़रूरी है कि वो सफिशेंट अमाउंट मनी की उसके पास पड़ी हो, और वो तभी अच्छे से एक सफल प्रबंधक बन सकता है जब वो इन संकटों का आसानी से सामना कर सके। तो इसके लिए भी जो फर्म्स हैं उपभोग व्यय कम करती हैं और पैसा बचाती ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है फैक्टर्स की, वो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स या वस्तुगत तत्व। जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं इनमें वो फैक्टर्स आएंगे जिसके कारण जो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है, उपभोग वक्र है, वो ऊपर या तो ऊपर की तरफ सरक जाता है या नीचे की तरफ सरक जाता है। मतलब कंजम्पशन कर्व में चेंज इन्हीं फैक्टर्स के कारण आता है। इनमें सबसे पहला मेन फैक्टर है चेंज इन द मनी इनकम, मौद्रिक आय में परिवर्तन। मनी इनकम मतलब मनी की फॉर्म में जो इनकम है लोगों के पास, अगर मान लीजिए वो बढ़ जाती है, जब आय में वृद्धि हो जाती है तो इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है कंजम्पशन के साथ। आय बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, आय में कमी होगी तो कंजम्पशन में भी कमी हो जाएगी। पर ज़रूरी नहीं आय जितनी बढ़े उतना ही कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन में इनकम की तुलना में थोड़ी कम वृद्धि होती है जनरली, क्योंकि जो अपना एक सर्टन लेवल की जो जैसे नीड्स हैं, एक बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर जब वो संतुष्ट हो जाती हैं तो उसके बाद लोग जो है पैसा बचाने लग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जितनी इनकम बढ़े उतना ही खर्चा बढ़े, हाँ, पर ये ज़रूर है कि इनकम बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है, और इनकम कम हो जाए तो भोग व्यय में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट सेकंड है चेंज इन रियल इनकम, वास्तविक आय में परिवर्तन। अब वास्तविक आय रिलेटेड होती है प्राइजेस से। मान लीजिए वस्तु की प्राइजेज हैं, जो गुड्स की प्राइजेज हैं, अगर उसमें कमी आ जाती है तो क्या होता है, जो हमारी मॉनेटरी इनकम होती है, जो लोगों की मौद्रिक आय होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने का मतलब अब उसी इनकम से पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, या हम कहें उसकी रियल इनकम बढ़ गई। मतलब जब वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है और लोगों की मौद्रिक आय का मूल्य बढ़ जाता है, या हम कहें वास्तविक आय बढ़ जाती है, और जब वास्तविक आय बढ़ गई तो लोग कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। लेकिन अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएं तो मौद्रिक आय का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या हम कहें वास्तविक आय कम हो जाती है, और वास्तविक आय कम हो जाएगी तो भोग व्यय भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज आता है उसका भी उपभोग प्रवृत्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
अगर आय का वितरण जितना समान होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर इनकम का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है, तो असमान वितरण का मतलब है कि धनी वर्ग को ज़्यादा धन मिल रहा है, और धनी वर्ग की आपको पता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निर्धन वर्ग की तुलना में कम होती है। इसलिए जो अगर असमान वितरण होगा आय का, तो उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, और अगर आय का या इनकम का समान वितरण होगा तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस, आकस्मिक लाभ और हानियाँ। मान लीजिए किसी कारणवश किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से कोई लाभ मिल जाए। आकस्मिक लाभ मतलब अचानक से होने वाले लाभ। मान लो कोई जैसे किसी व्यक्ति की लॉटरी निकल आई, तो अब ये विंडफॉल गेन है। अगर आकस्मिक रूप से लाभ हो गया तो वो उपभोग पर उसका खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और अगर मान लो कोई आकस्मिक हानि हो जाती है, मान लो कोई घर में चोरी हो गई या आग लग गई, या बिजनेसमैन है तो बिजनेस में कोई दुर्घटना हो गई, या बिजनेस में कोई लॉस हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो इसके कारण इन सब का इफेक्ट पड़ता है उपभोग प्रवृत्ति पे। तो आकस्मिक हानि होने पर उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है निगमों की वित्तीय नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉरपोरेशंस। जो कॉरपोरेशंस को होता है मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। पैसा शेयर होल्डर्स का लगा होता है इसमें। मान लीजिए अब इनकी किस तरह की पॉलिसी है, मतलब पैसे लाभों को बांटने की, उसकी बात कर लें कि वित्तीय नीति जिस तरह की होगी उसका इफेक्ट पड़ेगा उपभोग प्रवृत्ति पे। मान लो कोई कंपनी या कॉरपोरेशन अपने सारे के सारे प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को बांट देती है, तो कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति है या उपभोग प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। और अगर सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, तो जो पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी, इसलिए जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, आशंसाओं में परिवर्तन। आशंसा होता है कि फ्यूचर्स में होने वाली जो एस्टिमेशन, फ्यूचर के बारे में कुछ अनुमान लगाना। मान लीजिए तो फ्यूचर के संबंध में किस तरह के अनुमान है। मान लो लोगों को लगता है कि फ्यूचर में कोई जैसे चीज़ों की शॉर्टेज होने वाली है, या फिर कोई फ्यूचर में युद्ध होने के चांसेस लग रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, अब वर्तमान में ही वस्तुओं के भंडार रख लेंगे, खरीद कर वस्तुएं स्टॉक कर लेंगे, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस में किस तरह का चेंज आ रहा है, आशंसा किस तरह की है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है उपभोग प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति, कि सरकार की राजकोषीय नीति किस तरह की है, सरकार की आय और व्यय की पॉलिसी किस तरह की है, उसका भी प्रभाव पड़ता है उपभोग प्रवृत्ति पर। अगर मान लो सरकार प्रगतिशील कर लगाती है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाती है, और लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है, लोगों को इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ दे रही है, मान लो बेरोजगारी भत्ते दे रही है, तरह तरह के एक्सपेंडिचर कर रही है, जिससे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समान हो, तो इससे भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन बीमा। अब पता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो लोग क्या करते हैं, अपने जो लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए अपनी इनकम का कुछ भाग तरह तरह की स्कीम्स में लगाते हैं। मान लीजिए अपनी इनकम का कुछ भाग प्रोविडेंट फंड में लगा दिया, या कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीद ली, उसकी किश्तें भर रहे हैं, तो अब इनमें पैसा जा रहा है, तो इट मीन्स कंजम्पशन उनका क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी या जीवन बीमा की स्कीम्स में पैसा लगाते हैं लोग, तो इससे उनकी उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है नई वस्तुओं का आकर्षण, अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मान लो कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई, तो उससे लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण भी ऐसा हो जाता है। मान लो पड़ोसी ने कोई चीज़ खरीद ली नहीं, तो उसका जो आप पे भी उसका प्रभाव पड़ा, और आपने भी देखा देखी वो चीज़ खरीद ली। तो मतलब जैसे जैसे कोई नई नई कॉमोडिटीज़ मार्केट में आती हैं, या फैशन का भी इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, तो लोगों की जो उन चीज़ों को खरीदने की जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है, और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़, उधार व किश्तों की सुविधा। अगर मान लो जितनी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिलने की फैसिलिटी अवेलेबल है, या आपको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक दे रहा है, या कहीं से भी आपको लोन की फैसिलिटी मिल गई, तो कंजम्पशन पे उसका जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर में जो आय की संभावना या भविष्य में आय की संभावना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम। उपभोग प्रवृत्ति पर फ्यूचर में होने वाली इनकम का भी प्रभाव पड़ता है। अगर फ्यूचर में मान लो आपको अधिक इनकम मिलने के चांसेस हैं, आपको पता है फ्यूचर हमारा सिक्योर है और हमने सर्टन पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमें फ्यूचर में यहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो वर्तमान समय में क्या होगा, आप बचत कम करोगे, और जो
खर्चा उपभोग है वो क्या करोगे, ज़्यादा करोगे और उपभोग प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। और अगर फ्यूचर में आय की संभावना आपको कम है तो इसके फलस्वरूप क्या होएगा, आपकी उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की उपलब्धता। मान लीजिए वस्तुएं ही मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, जिन चीज़ों को आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं या उनकी शॉर्टेज हो गई, तो इससे क्या हो जाएगी, उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। और ईजिली सभी वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल हैं तो ये उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों का विकास। जितना ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं उसका उपभोग प्रवृत्ति पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, या हम कहें उससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्योंकि देखो पहले इतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी ओपन नहीं थी और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि यातायात के साधन डेवलप नहीं थे। आजकल क्या है, यातायात के साधन डेवलप हो गए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना ईजिली पॉसिबल हो गया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट से चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं, इवन एक कंट्री से भी दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जितना ज़्यादा आवागमन मतलब ये यातायात के साधन डेवलप होंगे, वस्तुओं का जो आवागमन है, आना जाना है, वो ईजिली डिफरेंट कंट्रीज़ में भी और डिफरेंट स्टेट्स में भी पॉसिबल हुआ है, तो इन सब ने उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया है। नेक्स्ट है फैशन एंड टेस्ट, जैसे पहले बात हो गई, लोगों के फैशन और टेस्ट में चेंज आने से भी उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। जितना ज़्यादा फैशन का प्रसार होगा उपभोग प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ जाती है। द लास्ट वन इज़ चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन मतलब जनसंख्या में वृद्धि या कमी, दोनों की बात। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और इससे क्या हो जाएगा, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जनसंख्या की कॉम्पोजिशन या रचना का भी प्रभाव पड़ता है उपभोग प्रवृत्ति पर। जनसंख्या की रचना में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, मान लो पॉपुलेशन में वृद्ध व्यक्तियों के स्थान पर, मान लो ओल्ड एज पर्सन के स्थान पर युवकों की संख्या बढ़ रही है, यूथ की संख्या बढ़ रही है, तो उस तरह की चीज़ों की जो मात्रा बढ़ जाएगी, चीज़ें खरीदने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, जिनको यूथ खरीदते हैं, या उपभोग प्रवृत्ति उन चीज़ों की बढ़ जाएगी जिन्हें हमारा जो यूथ है वो ज़्यादा पसंद करता है या खरीदता है। तो जनसंख्या का आकार भी बढ़ना और जनसंख्या की रचना में चेंज आने से भी हमारी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि उपभोग प्रवृत्ति एक तत्व पे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, जिसमें इनकम मेन है, लेकिन बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी उपभोग प्रवृत्ति को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की। थैंक यू।